हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का सेट नंबर 6 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो, और अगेन सिर्फ ज्योग्राफी के। और ऐसे ही मैं बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन भी लेता हूं, और किसी दिन हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन, और किसी दिन मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ताकि जो है आपकी प्रेपरेशन अच्छी होती रहे और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता रहे, टॉपिक वाइज भी कॉन्फिडेंस आता रहे। ठीक है, सो देखते हैं आज क्वेश्चन क्या रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। दो पेड कोर्सेज में पहला है जीएस कोर्स। अब इस जीएस कोर्स के अंदर आपको क्या दिखेगा, इस जीएस कोर्स, पहली बात तो ये जीएस कोर्स है क्या चीज, ये थ्योरी कोर्स है। इसके अंदर हमने थ्योरी क्लासेस हैं, जो भी आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। और दूसरा कोर्स है हमारा 10,000 एमसीक्यू कोर्स, 10,000 का एमसीक्यू कोर्स इसमें आपको नजर आएगा। ठीक है, 10,000 एमसीक्यू कोर्स, इसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं विद टॉपिक एमसीक्यूज। उसके ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, कोई भी एग्जाम है, स्टेट लेवल का है, एसएससी का है, रेलवे का है, डिफेंस का है, कहीं पे भी किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन है वो इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। दोनों कोर्सेज के अंदर हमने टॉपिक वाइज चीजें डिस्कस की हुई हैं। बस एमसीक्यूज में हमने एमसीक्यूज को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और थ्योरी में हमने टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर। तो करेंगे कैसे, स्टडी आईक्यू ऐप आपको डाउनलोड करनी है। स्टडी आईक्यू ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको होम पेज नजर आएगा, जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा इस तरीके से, क्लियर। फिर उसके में नजर आएगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स। बेस्ट सेलिंग कोर्स के आपको यहां पे बटन लगा होगा व्यू ऑल का। व्यू ऑल को आपने क्लिक करना है तो उसमें आपको दिख जाएगा जीएस कोर्स भी दिख जाएगा और 10,000 एमसीक्यू कोर्स भी दिख जाएगा। अगर हम बात करें जीएस कोर्स की, जीएस कोर्स आपको तीसरे चौथे नंबर पे दिख जाएगा। और जो 10,000 एमसीक्यू कोर्स है, अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, तो बेस्ट सेलिंग के अंदर बिल्कुल लास्ट में जाके जो है आपको 10,000 एमसीक्यू कोर्स नजर आ जाएगा। तो आप दोनों कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज आपके कोर्सेज के बारे में है। और द सेकंड थिंग इज कि आपको अगर इस लेक्चर की, जो अब हम लेक्चर लेंगे, इसकी पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप यहां पे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर फॉलो कर सकते हैं मुझे। टेलीग्राम में आपको सर्च क्या करना है, डॉक्टर विपन गोयल। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। और बहुत सारे लाखों ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। और फ्रॉड भी चल रहा है। मेरे जितनी भी पीडीएफ मैं फ्री में डालता हूं तो उससे ही बच्चे एक दूसरे से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इसको ज्वाइन करना, इसमें फ्री पीडीएफ मैं आपको डालता हूं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अपने दिमाग में बसा के रखना। मैं कोई कोर्स के पैसे नहीं, मतलब मैं पीडीएफ के पैसे नहीं ले रहा, पीडीएफ आपके लिए, सबके लिए फ्री होती हैं। तो डॉक्टर विपन गोयल के नाम से आपको जो है टेलीग्राम देखना है, और यहां पे सारी पीडीएफ आपको शेयर की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहां पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। सबके जो लिंक हैं वो नीचे, जब वीडियो जाएगी ना, जब वीडियो के नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन के अंदर जो है लिखे होते हैं। कमेंट सेक्शन में हमारा मैसेज पिन किया होता है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। और वहां पे आपका कोर्स का लिंक, वीडियोस लिंक, सब चीजें वहां पे दी जाती हैं। और प्लेलिस्ट का भी लिंक नीचे गिवन होगा। जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे नीचे गिवन होंगे प्लेलिस्ट में। ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। और करंट अफेयर की क्लासेस भी ज्वाइन किया करो, ताकि आपकी प्रेपरेशन अच्छी होती जाए। चलिए जी, अब हम डिस्कस करेंगे आज हमारा टॉपिक जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, सर लगाइए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न। यानी कि मेडिटेरेनियन सी से नॉर्थ वेस्टर्न के पास जो आपकी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बारिश हवा जाती है, उसको हम क्या कहते हैं। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इंडिया के बिल्कुल यहां पे इंडिया है, प्रॉपर मैप है हमारा, और यहां पे आपका मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर जिसे आप कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी। अब यहां से जो हवा आती है, ये ठंडी हवाएं आती हैं। यहां पे क्या आती हैं, ठंडी हवाएं, और इनको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घटाएं, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और आप वेस्टलीज वर्ड भी यूज कर देते हो, जो क्या करता है कि विंटर में सर्दियों में यहां पे क्या करता है, रेन करता है पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इंडो गंजेटिक प्लेन, जहां पे इंडस और गंगा रिवर का प्लेन है, वहां पे ये बारिश होती है यहां पे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर है कि वो सर्दियों में भी बारिश होती है। वो रीजन क्या होता है आपका, वो मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से पश्चिमी घटाएं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस चलती हैं, जिसके कारण यहां पे
बारिश आती है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ए। अब बात अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से एरिया में, तो आपको मैं बता दिया कि आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इंडो गंजेटिक प्लेन में, और आपको ये भी कह सकते हैं ये कौन सी रेनफॉल है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रेनफॉल है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इंडिया मान के चलता हूं तो सेंटर में हमारी क्या निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है नीचे वाला ट्रॉपिकल एरिया है, ऊपर वाला एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरिया बन जाता है। पूरा का पूरा आपके जो आपकी कर्क रेखा निकलती है उससे ऊपर वाला एरिया क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरिया बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे दूसरी हवा का जो नाम लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन देखो लिखा हुआ है नॉरवेस्टर। दूसरा ऑप्शन है नॉरवेस्टर। नॉरवेस्टर जो होती है वो बी ऑप्शन में देखिए, वो होती है काल बैशाख भी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम, काल बैशाख। और ये कहां पे होती है, आपके इंडिया और बांग्लादेश वाले रीजन में, जैसे जहां पे आपका डेल्टास वगैरह बनते हैं ना, तो वहां पे इंडिया और बांग्लादेश में आपकी लोकल रेनफॉल होती है, इसे आप काल बैशाख कहते हैं। अब थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ लू। लू क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे इंडिया में ही, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दियों में मेडिटेरियन सी से आके बारिश होती है, ऐसे ही गर्मियों में आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत के अंदर बहुत गर्म हवा चलती है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत भी होती है। आपने देखा होगा, न्यूज में सुनते होंगे। एक्चुअली इतनी गर्मी पड़ती है, वो गर्मी क्या होती है, एक हवा होती है, वो होती है लू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। ये गर्म हवा होती है। चौथा लिखा हुआ है इन्होंने मैंगोशार। मैंगोशार क्या है कि ये जो आपके मैंगोज हैं, जाने के आपके आम हैं, तो उनकी खेती के लिए बड़ा फेमस होती है मैंगोशार। अब ये कहां कहां पे होती है, कर्नाटक वाले एरिया में, केरल वाले एरिया में, कोंकण वाले एरिया में और गोवा वाले एरिया में। ये चार एरियाज में सबसे ज्यादा बारिश होती है और यहां पे मैंगोज की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनको मैंगोशार भी आप कहते हो। और एक चीज आपको और बता देता हूं, आपके याद रहना चाहिए, एक होती है टी शार। अब टी होती है चाय की खेती के लिए चाहिए होगी, ऑब्वियसली बात है। अब टी शार होगी कहां पे, असम के अंदर होगी, ठीक है। अब बात यह है कि वहां पे टी शार को हम बोलते क्या है, इट्स कॉल्ड बारदोली चिरहा। बारदोली चिरहा इसको कहते हैं। और अदरवाइज देखिए, कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आप बारदोली चिरहा बोलते हो, लेकिन ये और नाम होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इट्स बोर्दी चिला। ध्यान रखिए, इट्स बोर्दी चिला, ये ध्यान रखिए, इसका दूसरा नाम क्या है, बोर्दी चिला। बोर्दी चिला, यस, इट्स बोर्दी चिला, ये नाम भी, इससे भी आप बुलाते हो। और एक शार और याद कर लो, टी शार हो गया, मैंगो शार हो गया, एक होती है कॉफी शार, जो कॉफी की खेती के लिए चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है, इसको आप कॉफी शार भी कह देते हो और चेरी ब्लॉसम भी आप इसको कह देते हो। और ये मेनली कहां पे देखने को मिलती है, केरल में और कर्नाटक वाले एरिया में, मेनली केरल के अंदर। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर बन गया वो बन गया जी आपका ए ऑप्शन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज द करेक्ट आंसर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए जी, लगाइए सर दूसरा क्वेश्चन लगाइए, क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम द थ्री साइड्स। यानी कि बांग्लादेश को कवर करने के लिए सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम थ्री साइड। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें राज्य है जो तीनों साइड से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, आपको अभी एक मैप दिखाता हूं, तो ये है मैप। तो मैप में ध्यान रखो कि जो त्रिपुरा वाली स्टेट है, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा वाली स्टेट है, ये तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरी पड़ी है। और वो कौन से पानी से घिरी हुई है, ये ऑब्वियसली बात है बे ऑफ बंगाल, लेकिन एरिया कौन सा है, वो आपका सॉरी तीनों तरफ से जो है लैंड वाले पार्ट से घिरी हुई है, वो कौन सा एरिया है, आपका बांग्लादेश वाला एरिया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका डी ऑप्शन बनेगा। सीधा आंसर आप याद करेंगे इसका, डी ऑप्शन। त्रिपुरा को तीनों साइड से बांग्लादेश घेरता है। अब जो आपकी वेस्ट बांग्लादेश है, इसका जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर है हमारे कंट्री का, मतलब जो बांग्लादेश के साथ जुड़ता है, इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री। अब बात करते हैं कि इनके जो है 5 स्टेट्स आती हैं कि 5 स्टेट से बाउंड है, और कौन कौन सी है, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये तो अभी हमने डिस्कस किया, मेघालय, मिजोरम एंड असम। ये 5 स्टेट हैं, मेघालय, मिजोरम एंड असम।
ये 5 राज्य जो हैं ये किससे जुड़ते हैं, आपके बांग्लादेश के साथ जुड़ते हैं। अगर आपको पेपर में बाई चांस उसने पूछ लिया ये बताओ कि सबसे बड़ी बाउंड्री जो है वो कौन सी स्टेट से साथ लगती है, तो वो वेस्ट बंगाल के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है। वेस्ट बंगाल जो है वो घिरा हुआ है, काफी ज्यादा एरिया घेरा हुआ है, बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में अगेन डेल्टा बनता है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। सुंदरी ट्रीज वहां पे देखने को आपको मिलते हैं। और एक चीज, वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि वहां पे जो डेल्टा बनाते हैं वो कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका डी ऑप्शन, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, यस डी ऑप्शन। लगाइए सर थर्ड क्वेश्चन लगाइए सर। थर्ड क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सी पोर्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से सी पोर्ट कौन सा नहीं है। पहले हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला लिखा हुआ है कांडला। कांडला तो पोर्ट है, कांडला पोर्ट है कहां पे, कांडला है गुजरात के अंदर। और इसको आप और क्या कह देते हो, टाइडल पोर्ट भी कह देते हो। टाइडल पोर्ट के अलावा इसका दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट भी इसको कह देते हो। गुजरात के अंदर है, ये चीज ध्यान रखिए, गुजरात के अंदर है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इट्स कॉल्ड भावनगर। भावनगर बिल्कुल है जी। भावनगर कहां पे है, ये आपके गुजरात वाले एरिया में। और गुजरात में कहां पे, सौराष्ट्र रीजन में, सौराष्ट्र रीजन में देखने को आपको मिलता है। क्या, भावनगर पोर्ट बिल्कुल है जी। और थर्ड लिखा हुआ है पैरादीप। पैरादीप भी बिल्कुल है जी। पैरादीप जो है ये कहां पे है, उड़ीसा के अंदर। पैरादीप है उड़ीसा के अंदर। तो दीज थ्री आर ऑल द जो है सी पोर्ट्स। लेकिन जो चौथा है मैसूर, वो कोई पोर्ट नहीं है। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा आपका, डी आंसर बनेगा। पोर्ट जो है नहीं है मैसूर वाला। तो आंसर इसमें सीधा सीधा क्या बना आपका, डी ऑप्शन बनेगा। क्लियर, यस वेरी गुड। चलो लगाइए सर फोर्थ क्वेश्चन लगाइए क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है, आंसर देने की कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स द रिफ्ट वैली। कौन सी रिवर जो है रिफ्ट वैली बना के जो है बहती है। पहली बात तो आपको रिफ्ट वैली का मतलब पता होना चाहिए। रिफ्ट वैली का मतलब होता है कि अगर दो पहाड़ है यहां पे और बीच में से आपकी रिवर निकल रही है और ये दोनों पहाड़ इस तरीके से लंबे लंबे ऐसे खड़े हुए हैं, तो ऐसे चीज को आप क्या कहते हो, रिफ्ट वैली कहते हो। अब मैं आपको एक इसकी पिक्चर दिखाता हूं, आपको दिमाग समझ आ गया होगा। ये है जी आपका सतपुड़ा और विंध्यास वाला, और बीच में रिवर कौन सी बह रही है, नर्मदा। तो दैट इज कॉल्ड रिफ्ट वैली। नर्मदा रिवर जो है रिफ्ट वैली बनाती है। तो आंसर इसमें सीधा सीधा ऑप्शन क्या बनाएंगे आप, चौथे का बी ऑप्शन, दैट इज नर्मदा। लेकिन नर्मदा के अलावा रिफ्ट वैली और कौन बनाता है आपका, ताप्ती और माही। ये रिवर जो हैं ये क्या बनाते हैं आपके जो है रिफ्ट वैली बनाती हैं। ताप्ती भी बनाती है, माही भी ये वैली से निकलती है। और ये तीनों रिवर्स जो हैं गिरती कहां पे जाके हैं, आपके अरेबियन सी में, अरब सागर में जाके गिरती हैं, अरब सागर के अंदर। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड वन मोर क्वेश्चन इज, इनके साथ अरब सागर में एक और रिवर गिरती है, साबरमती। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये चारों रिवर जो हैं यहां पे आके गिरती हैं अरब सागर के अंदर, और ये बनाती क्या है, एस्चुरी बनाती हैं। क्या, एस्चुरी। अच्छा एक और चीज, एक रिवर है जो रन ऑफ कच्छ में जाके ही मिल जाती है, यानी कि अरब सागर में नहीं गिरती। और ऐसी रिवर जो चलते 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 अपने रास्ते में ही खत्म हो जाए, उस रिवर को आप क्या कहते हो, एफिमरल रिवर कहते हो। क्या कहते हो, एफिमरल रिवर। अब क्वेश्चन ये है कि ये एफिमरल रिवर कौन सी है जो यहां पे आके रास्ते में ही रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है, वो है लूनी रिवर। ये भी आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। गोदावरी जो है ऑप्शन में चलते हैं। गोदावरी जो है वो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से हम जानते हैं। कृष्णा रिवर जो है ये इसके साथ डेल्टा बनाती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में। लास्ट है महानदी। महानदी रिवर के ऊपर डैम है हमारा, दैट इज द फर्स्ट डैम ऑफ द इंडिया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हमारा इंडिया का, दैट इज हीराकुड डैम। हीराकुड डैम जो है वो पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था जहां पे आप बहुत सारी चीजें और भी करते हो, और महानदी रिवर के ऊपर है। ये चीज ध्यान रखा, उड़ीसा के अंदर। और एक पर्सन थे जिन्होंने बोला था कि जो डैम्स हैं वो टेंपल हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, डैम्स आर द टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा फोर्थ क्वेश्चन का, वो बना बी ऑप्शन। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी सर लगाइए, सर पांचवा क्वेश्चन लगाइए। सो फिफ्थ क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ गया होगा, और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और फटाफट अपने आंसर देते रहा करो। सो पांचवा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, Which among the following states possesses oil resources based on the geographical location? इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है, कौन से ऐसे राज्य हैं जो आपके ऑयल
रिसोर्स बेस्ड है, ज्योग्राफिक मतलब जहां से ऑयल मिलता है यार, सीधी सीधी सी बात ये है। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं, ठीक है, पहले तो मैं आपको थोड़े से एरिया बता देता हूं कि जहां पे आपकी सबसे ज्यादा जो है हम ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, सबसे ज्यादा जो ऑयल फील्ड्स है हमारे देश में वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पहले तो ये 5वां क्वेश्चन है, पहले तो आपको मैं बता देता हूं ऑयल फील्ड्स हमारे 4-5 स्टेट्स में हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, मिजोरम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, तो दीज आर द एरियाज। लेकिन बात यह है क्रूड ऑयल जो होता है, जो आपका कच्चा तेल निकलता है, सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। सो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है हमारे देश का, और महाराष्ट्र के बाद है आपका राजस्थान, देन है असम। ये चीज ध्यान रखनी है, दिमाग में बसा लेना। पहली स्टेट है आपकी महाराष्ट्र जहां पे ये प्रोडक्शन देखने को मिलती है। अब बात यह है 3-4 जगह इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका दिग्बोई। दिग्बोई कहां पे है? दिग्बोई इज इन द असम। दिस इज वेरी मेजर जो है ऑयल फील्ड है, दिग्बोई हो गया। और द सेकंड वन इज दिग्बोई के बाद दिग्बोई असम एंड अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, ठीक है। सो अंकलेश्वर जो है, ये जो अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर कहां पे देखने को आपको मिलता है? दैट इज इन द गुजरात। और थर्ड वन इज द बॉम्बे हाई और मुंबई हाई जिसे आप कहते हैं, ठीक है। ये मिल गया आपको बॉम्बे में, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये 3 जगह ऐसी बड़ी फेमस हैं जहां पे आपकी ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलती है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखनी है। और यहां पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, क्योंकि असम ही है वहां पे ऑप्शन में, बाकी कोई भी राज्य ऑप्शन में नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। सी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सी ऑप्शन। सो लगाइए सर, छठा क्वेश्चन लगाइए। 6th क्वेश्चन देखो क्या कहता है स्क्रीन के ऊपर। छठा क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द लैटिट्यूडल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम डैश टू डैश नॉर्थ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब हम बात करते हैं आपके इंडिया की 6th क्वेश्चन में, 6th है, हाँ 6th क्वेश्चन है, यस 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। जब अगर हम वर्ल्ड मैप देखें, पूरा का पूरा मैप देखें, एशिया कॉन्टिनेंट देखोगे आप, ठीक है, तो क्या होता है अगर मैं ये बात करता हूं कि ये हमारी अर्थ है, इक्वेटर आया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आया, वगैरह वगैरह जो भी होता है, हम इंडिया को यहां पे हम बात करते हैं कि इंडिया यहां पे है। और अगर मैं इक्वेटर से बात करूं ये, ठीक है, तो इंडिया की लोकेशन यहां पे आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे मैप को तो वहां पे नजर आएगा। अगर हम मैं बात करूं कि ऐसे टूट गया तो ये पूरा किधर चला गया? नॉर्थ में। समझ आया? और अगर मैं बात करूं ऐसे काट दूं तो ये कहां पे चला गया? ईस्ट में। तो मतलब क्या हो गया कि इंडिया की जो लोकेशन है वह नदर्न आपके हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को आपको मिलती है। अब क्वेश्चन यहां पे ये कह रहा है कि नॉर्थ वाला जो एरिया है ये कौन से डिग्री से कौन से डिग्री तक होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और इसका जो ऑप्शन है वो याद करने वाला ही है, स्टैटिक क्वेश्चन है आपका बी ऑप्शन, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक का ये टाइम है आपका नदर्न हेमिस्फीयर में। अगर मैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करता हूं, इस वाले हेमिस्फीयर की बात करता हूं, यहां से लोकेशन और यहां से लोकेशन जो बात होती है, तो ये कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 90 कितना है? बताओ 68.7 से लेके 97.525 डिग्री ईस्टर्न, यहां पे लोकेशन आपको देखने को मिलती है। 68.7 से 97.25 तक ये देखने को आपको मिलती है ईस्टर्न में। तो नदर्न भी आपका समझ आ गया, ईस्टर्न भी आपको समझ आ गया कि ये कौन सी कहां पे लोकेशन है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदर्न साइड पे पता होना चाहिए जो बी ऑप्शन में है, और ईस्टर्न वाली साइड पे यहां पे आपका एरिया है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इंडिया नॉर्थ में भी पड़ रहा है, ईस्टर्न में भी हेमिस्फीयर में पड़ रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि ये सपोज करो कि इंडिया है, तो वैसे इतना ऐसा नहीं है, मैंने जस्ट एक समझाने के लिए आपको बता दिया कि अगर मैं कहूं कि इंडिया है तो इनकी जो ईस्टर्न वेस्टर्न और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो एरिया है वो कितना है। अगर मैं नॉर्थ से लेके साउथ तक की बात करता हूं तो ये कितना है? 3214 किलोमीटर, 32 से 14 किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि आपकी ईस्टर्न से वेस्टर्न, वेस्टर्न ईस्टर्न जो है बाउंड्री, ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। 3214 किलोमीटर जो है नॉर्थ साउथ है, और जो आपका ईस्टर्न वेस्टर्न वाला है वो 2933 है। ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? छठे क्वेश्चन का बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है स्क्रीन के ऊपर। सर लगाइए 7वां क्वेश्चन लगाइए। इट्स पत्ती सीमा लिफ्ट प्रोजेक्ट। मैं एक बार क्वेश्चन देखता हूं फिर आपको बताता हूं, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने की कोशिश कीजिए। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है?
पत्तीसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लिंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। पत्तीसीमा जो प्रोजेक्ट है ये एक प्रोजेक्ट है, ये कौन सी रिवर्स में चलता है? ये कौन सी रिवर में चलता है? ये दो रिवर्स हैं जी। ये जो प्रोजेक्ट है, ये रिवर जो है, ये गोदावरी से स्टार्ट हो गया। गोदावरी रिवर जो स्टार्ट होगी आपकी प्रॉपर तरीके से जो स्टार्ट होके एंड जब होती है विजयवाड़ा रीजन के पास, वहां पे ये आपका प्रोजेक्ट है, डेट इज कॉल्ड पत्तीसीमा प्रोजेक्ट। क्लियर? और यहां से रिवर वाटर सारा का सारा जो गोदावरी से आता है वो सारा का सारा पानी आके कृष्णा देन विजयवाड़ा रीजन देन कृष्णा गोदावरी डेल्टा आगे जाके बन जाता है। और ये दो रिवर्स को ज्वाइन करता है, कहां पे? गोदावरी और कृष्णा। और कृष्णा रिवर को जब ज्वाइन करता है वो कौन से एरिया में ज्वाइन करता है ये पूछा जाता है कई बार, विजयवाड़ा रीजन के पास। विजयवाड़ा रीजन के पास, ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपको मैं दिखा देता हूं, ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, पत्तीसीमा प्रोजेक्ट। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक चीज और आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, यहां पे एक एरिया है पोलावरम, पोलावरम प्रोजेक्ट है। तो आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, दोनों पिक्चर्स नजर आ रही होंगी कि हाँ मैंने आपको पत्तीसीमा प्रोजेक्ट भी बता दिया, पोलावरम प्रोजेक्ट भी बता दिया, तो किस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सातवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सातवें क्वेश्चन का बी, गोदावरी एंड कृष्णा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट लिए जी, लगाइए सर आठवां क्वेश्चन लगाइए। आठवां क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जस्ट स्टैटिक क्वेश्चन है। पीर पंजाल पीक फॉल्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। जो पीर पंजाल का एरिया है वो कौन से हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो वो हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ऑब्वियसली बात है, हिमाचल में पीर पंजाल रेंज है और पिन वैली नेशनल पार्क वहां पे है। और ये जो रेंज है ऑप्शन में देखिए क्या करता है, तो ये कुल्लू मनाली वाली रेंज में देखने को आपको मिलता है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर भी क्या बनेगा? बी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। कुल्लू वाले एरिया में देखने को आपको मिलता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए जी, नाइन्थ क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। नाइन्थ क्वेश्चन, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी क्या है, इनमें से करेक्टली मैच पेयर आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ जुड़ता है, पेयर में बताना है। पहला है इट्स इडुकी। इडुकी जो है वो थर्मल पावर स्टेशन है, साबिरगिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक है, घटप्रभा इरिगेशन है, रामगंगा मल्टीपर्पज है। ये बात कर रहा है, इनमें से आपको बताना है कि किसका मैच किसके साथ सही है। पहली बात मैं कहूंगा इडुकी की। इडुकी थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, इडुकी जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। जो पहला ऑप्शन है इडुकी वाला, वो कौन है आपका? दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये कहां पे है? ये केरल के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केरल के अंदर। दूसरा ऑप्शन देखो साबिरगिरी। साबिरगिरी केरल के अंदर है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही है। तीसरा घटप्रभा। घटप्रभा जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये कहां पे है? कर्नाटक के अंदर, बिल्कुल। और ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये भी आपका बिल्कुल पॉइंट सही है। चौथा देखिए रामगंगा। रामगंगा कहां पे है? उत्तराखंड में। और ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये भी आपका बिल्कुल पॉइंट सही है। मतलब पहला पॉइंट नहीं सही, दूसरा तीसरा चौथा सही है। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही है, दूसरा तीसरा चौथा, दैट मीन्स ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ए ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर नहीं है। अगर आपसे पूछा हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो एनर्जी बनती है वो कौन सी बनती है, तो आपका आंसर होगा थर्मल एनर्जी। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो एनर्जी पैदा होती है उसे आप थर्मल एनर्जी आप कहते हैं। और थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है कोल से, ध्यान रखना ये भी। क्लियर? चलिए जी आगे, अगला क्वेश्चन देखिए जी, 10वां क्वेश्चन लगाइए सर। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है? इनमें से मैच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन सॉरी नॉट मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें करेक्ट मैच बताना है कौन किसके साथ जुड़ता है, कौन किसके साथ जुड़ता है। सो 10th क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर पहला है, इन्होंने बता रखा है जी क्या कि एक इसमें जो है इन्होंने किसी चीज की प्रोडक्शन है, कोई स्पीशी कोई आपका ट्री है, फॉरेस्ट का कोई चीज है, और एरिया बता रखे हैं कि इसमें मिलता है या नहीं मिलता। तो पहला ऑप्शन देखो क्या कहता है, टीक। टीक जिसे कहते हैं, टीक जो है जम्मू कश्मीर में मिलता है। पहली बात तो टीक जो मैं कहूंगा कि मैक्सिमम टाइम मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलता है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु वगैरह में देखने को आपको मिलता है, बट जम्मू कश्मीर में कहीं दूर दूर तक में नहीं देखने को मिलता, क्योंकि जो टीक है वो आपका ट्रॉपिकल जो है आपका डेसिड्यूस रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस में आता है। लेकिन जो आपके ऊपर वाले हैं वो तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है पहली बात तो, और ये तो पूरे पूरे जम्मू कश्मीर तो स्नो से कवर है, तो ये पॉइंट हो ही नहीं सकता। पहला पॉइंट आपका गलत है। दूसरा देखिए देवदर और देवदर भी आप क्या देते हो, और ये वाला जो होता है ना, ये होता है आपका पूरे के पूरे हिमाचल वाले एरिया में जहां पे आपके पाइन फॉरेस्ट होते हैं।
पाइन, बिल्कुल पाइन फॉरेस्ट, क्लियर। अब पाइन फॉरेस्ट जो है आपके हिली एरियाज में होंगे, हिमाचल वगैरह एरिया में, और जो ऊपर जो है अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह एरिया में, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में, ये भी आपका पॉइंट गलत है। पहला और दूसरा पॉइंट आपके दोनों गलत हो गए। तीसरा देखिए सैंडलवुड। सैंडलवुड जो है जिसे आप चंदन कहते हैं, सैंडलवुड जो इजिली ग्रोन करी जाती है, जैसे कर्नाटक हो गया, ठीक है, तमिलनाडु वाला पार्ट हो गया, और केरल वाला थोड़ा बहुत, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, खास करके वहां पे जहां पे बारिश वगैरह ठीक होती है और अच्छे एरियाज हैं, ठीक है। तो ये केरल में देखने को मिलती है सम पॉइंट पे, कुछ सम पॉइंट पे देखने को आपको मिलती है, केरल के अंदर देखने को मिलता है चंदन, थोड़ा पॉइंट है, बट मैंने आपको मेल नहीं बताया कहां पे, कर्नाटक में देखने को मिलती है। और चौथा पॉइंट देखिए जी क्या कहता है, सुंदरी। सुंदरी ट्री जो है वेस्ट बंगाल में है, ये बिल्कुल पॉइंट आपका सही है, बिल्कुल वेस्ट बंगाल के अंदर है, क्लियर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल आपके वेस्ट बंगाल के अंदर है। और एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, यहां पे आपके डेट इज जो डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, वहां पे आपके सुंदरी ट्रीज देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव ट्रीज देखने को आपको मिलते हैं। तो 10th क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। देखिए मोस्ट एप्रोप्रिएट के ऊपर जाएंगे, ऑल दो थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है सम पॉइंट पे, लेकिन वो आपका जो चंदन है वो मेनली कहां पे मिलता है, अगेन केरल कर्नाटक वाले एरिया में मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो आंसर इज डी, क्लियर, यस। चलिए जी 11वां क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो रेस है, जनजातियां हैं, वो कौन सी हैं इनमें से। तो मैं आपको बता दूं अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं अंडमान के अंदर जो ग्रुप रहता है वो आपका निग्रिटो ट्राइब का रहता है, निग्रिटो, ठीक है। और जो निकोबार वाला एरिया है, निकोबार वाले एरिया में मंगोलॉयड रहते हैं, मंगोलॉयड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं निग्रिटो ट्राइब की अंडमान के अंदर, तो अंडमानीज रहते हैं यहां पे, अंडमानीज, ठीक है, ओंग, जरावा, तो दीज टाइप ऑफ स्पीशीज आर देयर, क्लियर। ये चीज ध्यान रखना है, ओंग, जरावा और अंडमानीज, सेंटेनलीज ये रहते हैं, ठीक है। लेकिन निकोबार के अंदर मंगोलॉयड रेस रहती है, जिसमें से दो स्पीशीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है निकोबारीज, और दूसरा जो स्पीशीज है आपके निकोबार के अंदर वो होते हैं शोम्पेन, ठीक है। अब यहां पे देखो ये चार मैंने आपको बता दिया, ये चार जनजातियां जो रहती हैं, निग्रिटो ट्राइब है, मंगोलॉयड है, उसके अंदर क्या क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन यहां पे ये कह रहा है कि वो जनजाति के ऊपर बात कर रहा है, रेस के ऊपर बात कर रहा है, क्लियर। अब रेस की अगर मैं बात करता हूं तो रेस वाली जो स्पीशीज होती है आपकी, वो मेनली अगर देखा जाए इन दोनों ऑप्शन में देखा जाए तो मेनली कौन है, निग्रिटो है। ऐसा नहीं है कि मंगोलॉयड नहीं है, मंगोलॉयड भी देखने को मिल रहे हैं, दो जनजातियां देखने को आपको मिल रही हैं, लेकिन मेनली क्या है आपका निग्रोइड रेस है, निग्रिटो रेस है। अब इसमें अगर आपका ऑप्शन देखा जाए, अगर हम मोस्ट एप्रोप्रिएट के ऊपर चलते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका अंडमान का बनेगा, लेकिन अदरवाइज अगर यहां पे ऑप्शन होता 3 और 4 तो आप उसको टिक कर देते, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आते हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट चूज करने के लिए, तो इसमें आप आंसर देंगे निग्रोइड रेस, ठीक है। आंसर आप देंगे डी ऑप्शन देंगे, ध्यान रखना। इसमें जो ऑप्शन देंगे 11th क्वेश्चन में जो आंसर देंगे वो आप डी देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सी ऑप्शन गलत है, ये चीज ध्यान रखना। एप्रोप्रिएट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप डी लगाओगे, लेकिन दोनों ही आपके ऑप्शन बनते हैं, सी भी बनता है और डी भी बनता है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। चलिए जी 12वां क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। 12वां क्वेश्चन 12 देखो, ईटानगर जो है वो किसकी कैपिटल है, कौन सी किसकी कैपिटल सिटी है ईटानगर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो आप आंसर फटाफट बता ही दोगे। चलिए जी 12वां क्वेश्चन, ईटानगर किसकी कैपिटल है, मैं चारों की बता देता हूं जो ऑप्शन में है। उत्तराखंड, देहरादून। देहरादून में दो चीजें याद रखना, एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्वे ऑफ इंडिया के आपके हेडक्वार्टर है, सुपर इंपॉर्टेंट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ध्यान रखिए। उत्तराखंड, देहरादून, पहला गलत, पहला पॉइंट आपका अलग हो गया। उत्तर प्रदेश की तो कैपिटल आपको पता है लखनऊ। तीसरा है त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। चौथा है अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर, और इन्होंने ईटानगर के ऊपर पूछा था, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन। 12वें का आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। चलिए जी लगाइए सर 13वां क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन के ऊपर। सो 13th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट माउंटेन्स आर, इनमें से सबसे पुरानी जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, पर्वतें हैं, वो कौन सा है। अब मैं आपको चीज बता दूं कि जो माउंटेन्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं, देखिए दो तरीके की होती हैं, एक होती है यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, जो हमारे इंडिया में देखने को भी मिलती हैं, और एक होती हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में डिफरेंस क्या है तो दोनों ही फोल्ड माउंटेन्स, और फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं मैग्मा से, नॉट मैग्मा, इट्स बाय द प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से देखने को आपको मिलती है। अगर मैं बात करता हूं कि अभी दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, तो क्या हो रहा है कि हाइट जो है, कई बार पहाड़ियों की हाइट बढ़ती रहती है, ऑब्वियसली बात है, तब जाके ये पहाड़ियां बनी थी, जो भी आपकी हिमालयस, रॉकी, एंडीज, सब कुछ ऐसे बना हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण देखने को आपको मिलता है। बट बात यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि यंग और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में डिफरेंस क्या है। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब यह है कि अभी भी यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि वो प्लेट टकराई जा रही है और हाइट बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो हिमालयाज की, हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स की बात करें, एंडीज माउंटेन्स की बात करें, एटलस की, सब जाके आपकी क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। लेकिन बात यह है कि सबसे यंगेस्ट पूछ लिया तो आपका आंसर क्या बनेगा, हिमालयाज। हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। और एक कहां से ओरिजिन है इसका, टेथे सी से, यह भी आपको ध्यान रखना है, टेथे सी से इसका ओरिजिन है। अब बात है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहां से देखने को आपको मिलती हैं, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं हमारे अरावलीज। अब अरावलीज जो हैं ये कहां पे है, राजस्थान के अंदर, और इनकी सबसे ऊंची चोटी का अगर नाम पूछा जाए तो वो क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका बी ऑप्शन। 13th क्वेश्चन का आंसर इज बी, अरावली इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन पे चलते हैं जी। हिमालयज आपका क्लियर हो गया, अरावलीज आपका क्लियर हो गया, और थर्ड है आपका सतपुड़ाज और विंध्यास। मैंने आपको बताया था अभी इनके बीच में एक रिवर निकलती है, नर्मदा, रिफ्ट वैली बनाती है। 13वें क्वेश्चन का आंसर इज बी, यस। 13th क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, बी ऑप्शन बन गया। लगाइए सर 14वां क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बच्चों को लगाइए क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखो क्या कहता है। 14वां क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि एग्रीकल्चर होल्डिंग परसेंटेज जो है वो कहां पे कौन से लोगों के पास सबसे ज्यादा होता है। अब मैं आपको बात करता हूं कि जो आपके हमारे देश के अंदर है, हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो किस टाइप का है। अगर टाइप पूछ रहा है तो आप कहेंगे सबसिस्टेंस टाइप का। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस। अब सबसिस्टेंस का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि मेरा घर है, मेरी एक फैमिली है। अब क्या होता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक बगीचा बना लिया, गार्डन बना लिया, ठीक है, और उसमें मैं अपनी फसलें उगा रहा हूं, जो गेहूं उगा रहा हूं, सब्जियां उगा रहा हूं, वगैरह वगैरह सारी चीजें मैं कर रहा हूं। तो इसका मतलब वो मैंने किसी को बेचने के लिए थोड़ा करी है, नहीं करी, और ये मैंने किसके लिए किया, अपनी फैमिली के लिए करी है। सेम एग्जांपल आपकी इंडिया में ऐसी ही है। अगर हम बात करें, ऐसा नहीं कि आजकल कल्चर ऐसा चल पड़ा है, लोग अपने घरों में सब्जियां वगैरह लगाने लगे हैं, वो छोड़ो, लेकिन जो लोग प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से गांव में एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो आप देखोगे कि वो इसी तरीके से करते हैं कि हाँ जी, उसका छोटा सा एक एरिया है, छोटा सा एक खेत है, वो क्या करता है अपने बच्चों का, अपने खाना, जो भी अपने फैमिलीज का सिर्फ पेट पाल रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। इस टाइप की एग्रीकल्चर को आप क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर वो अपने लिए ही कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसका जो खेत होगा, जो उसका फील्ड होगा, वो बहुत छोटा होगा। यस, बिल्कुल बहुत छोटा होगा। अब बात करेंगे कि कौन कौन से होल्डिंग्स के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बात करूं पूरी फार्मर्स की जो फील्ड के ऊपर, तो एक तो होते हैं मार्जिनल लैंड होल्डिंग, ठीक है। एक होते हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले, ठीक है, और एक होते हैं सेमी मीडियम लैंड होल्डिंग। एक होते हैं सेमी मीडियम के बाद आ गया आपका मीडियम लैंड होल्डिंग वाले, और एक आ गया लास्ट वाला लॉन्ग नहीं कहूंगा, लार्ज लैंड होल्डिंग वाले, ठीक है। अब बात ये है, ये भूमि जो होती है कैसे डिवाइड होती है। जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले हैं, इनके पास जो एरिया होता है वो लेस देन 1 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर से भी कम एरिया इनके पास होता है, और हमारे देश में मेनली ये लोग हैं जो अपने लिए ही खेती कर रहे हैं। स्मॉल की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं स्मॉल की बात करूं, तो इसका जो एरिया होगा वो 1 to 2 हेक्टेयर देखने को आपको मिलेगा।
1 to 2 हेक्टेयर इज इन द स्मॉल, ठीक है। और ये मिलेगा 2 से 4, कौन सा, सेमी मीडियम वाला, और मीडियम वाला 4 से 10 हेक्टेयर, और लार्ज वाला जो होगा ये होगा 10 हेक्टेयर से भी ऊपर, ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर, वो कौन सा होगा, लार्ज लैंड होल्डिंग वाला एरिया। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका मार्जिनल लैंड होल्डिंग, दैट मींस लेस देन 1 हेक्टेयर इनकी जो है जमीन होती है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन इज ए इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ए इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्जिनल होल्डिंग इज द करेक्ट वन, यस। चलिए जी आगे लगाइए सर, 15वां क्वेश्चन लगाओ स्क्रीन के ऊपर। सो 15वां क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। सो 15th क्वेश्चन देखो और फटाफट आंसर देते रहा करो कि क्या आंसर बनेंगे। 15वां क्वेश्चन देखिए जी स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से जो बीच में एरिया जाता है वो कौन सा इसमें से पार्ट है, 10 डिग्री का। अब 10 डिग्री का जो पार्ट है वो आपको मैं बता देता हूं, ये 15वां क्वेश्चन है, यस। अब क्या है, एक्चुअली आपको 3 पता होने चाहिए, 10, 9 और 8 डिग्री, ये तीनों पता होने चाहिए, ठीक है। अब 10 वाला जो निकलता है ये आपकी लाइन है, लैटिट्यूड है, ये है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के एरिया में, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और 9th डिग्री की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है ये बनता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के आइलैंड के बीच में, लक्षद्वीप के आइलैंड के बीच में, ठीक है, यस। अब चलते हैं हम अपना 8 डिग्री की तरफ। आप आंसर देने की कोशिश करो कि 8 वाला कौन से होगा, यस, लक्षद्वीप और मालदीव्स, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। जाने के आपके ये एरियाज ऐसे डिवाइड हैं, 10 वाला, 9 वाला, 8 वाला। 10 डिग्री वाला लिटिल अंडमान कार निकोबार, 9 डिग्री वाला मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में, 8 डिग्री वाला लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में, ठीक है। अब यहां पे बात यह है कि 10 डिग्री का पूछा था तो आंसर सीधा आप क्या लगाएंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच में। ये क्लियर हो गया आपके साथ, यस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, 15th क्वेश्चन का आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच में देखने को मिलेगा आपको 10 डिग्री चैनल। अब यहां पे जो सी ऑप्शन है वो देखो, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप दिया हुआ है, वो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कौन सा बनेगा, 8 डिग्री। और 9 डिग्री आपका केस में है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 10, 9, 8 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए सर 16वां क्वेश्चन लगाइए जी, कहां पे है, क्या क्वेश्चन कहता है। तो 16वां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, देखिए जी 16वां क्वेश्चन है, द कंट्रीज ओनली गोल्डन टाइगर काजी 106F वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क। मतलब ये वैरायटी है जी गोल्डन टाइगर की, ये कहां पे रिसेंटली स्पॉट करी गई, कहां पे आपको देखने को मिला। ये अभी 2-4 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर्स के हैं जो अभी रिसेंट में थे, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज देखने को आपको मिली, ये देखने को मिली काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको देखने को आपको मिलती है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है, असम के अंदर। असम के अंदर 2-3 नेशनल पार्क और याद रखो, एक नामेरी है और ओरांग है, मानस है। तो ये आपको नेशनल पार्क्स पता होने चाहिए। और असम के अंदर एक आइलैंड भी है, मजूली आइलैंड, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर भी बनाती है, आगे रिवराइन आइलैंड है और यहां पे लोग भी रहते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर मैं बात करूं असम के लिए अभी एक न्यूज थी, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, तो एक इन्होंने धनवंतरी स्कीम चलाई थी, धनवंतरी। अब धनवंतरी कौन थे, अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो मेडिसिन का लिंक था धनवंतरी के साथ, ठीक है। और ये जो धनवंतरी स्कीम थी असम गवर्नमेंट ने चलाई थी, तो ये भी क्या था कि घर तक लोगों के मेडिसिन पहुंचानी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये असम का पॉइंट था, तो ये क्लियर हो गया आपके सामने। चलिए जी आपका 17th क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन लगाओ सर। 17वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है, स्पोर्ट्स अड्डा के एम्बेसडर कौन है, स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो मैं तीनों ही ले लेता हूं, यहां पे ऑप्शन जो है आपके, जैसे है रोहित शर्मा को अभी जो है क्रिक किंगडम का, क्रिक मतलब क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। और दूसरा लिखा हो ब्रेटली जो है स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक और याद करो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया। और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, विश्वनाथन आनंद, जो हमारे चेस प्लेयर हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 17th का
बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। चलिए जी लगाइए सर 8वां क्वेश्चन लगाओ, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट 18वां देखिए, नीला सत्यानारायण हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट वीमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट। नीला सत्यानारायण का अभी जो है हाल ही में देहांत हो गया, वो किस राज्य की महिला चुनाव आयुक्त थी, ये पूछ रहा है। तो ये महिला चुनाव आयुक्त किसकी थी, महाराष्ट्र स्टेट की। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 18th का ए ऑप्शन। 18वें क्वेश्चन का आंसर इज ए। और इलेक्शन कमिश्नर मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। चलिए जी आगे 19th क्वेश्चन देखिए, इट्स एलिस फक हैज हैंडेड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। और हाल ही में जो है इन्होंने किस देश के प्राइम मिनिस्टरशिप से जो है इन्होंने मतलब इस्तीफा दिया है। तो ये कहां से बिलोंग करते हैं, टुनीशिया। टुनीशिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर, यानी कि बी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं टुनीशिया जो है अरब एरिया इसके अंदर पड़ता है, और वहां पे एक आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, जैस्मिन रेवोल्यूशन। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैस्मिन रेवोल्यूशन भी पूछ लेते हैं, और अरब स्प्रिंग की बात भी कर लेते हैं। अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट हुआ था अगेन जैस्मिन रेवोल्यूशन से, अगेन टुनीशिया वाले एरिया से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देखो, इंडिया एंड भूटान हैव ओपनड ए न्यू ट्रेड रूट विच प्लेस इन द वेस्ट बंगाल एंड पासाखा इन भूटान। देखिए इंडिया और भूटान ने जो है लैंड एग्रीमेंट है, ट्रेड रूट की बात करी है। पासाखा तो आपका कौन सा एरिया हो गया, भूटान के अंदर, लेकिन इंडिया वाला जो कौन सा एरिया को ज्वाइन करता है, दैट इज जलगांव। सो जलगांव को एरिया को कनेक्ट करता है। तो 20th क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, जलगांव इज द करेक्ट आंसर, जलगांव। अब मैं आपको बताता हूं भूटान के ऊपर, भूटान के साथ जो है अभी हमने एमओयू साइन किया है इन्वायरमेंटल कॉर्पोरेशन के लिए, और एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है हमने हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बनाया है वो बनाया है हमने खोलंगचू रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर के ऊपर, खोलंगचू रिवर के ऊपर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड खोलंगचू, खोलंगचू रिवर के ऊपर ये हमने एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी जैगांव। और ये जो प्रोजेक्ट ना ये खोलंगचू रिवर वाला 2025 तक कंप्लीट होगा, इंडिया और भूटान के बीच में है। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, तो ये आपको पढ़ लेने हैं, और इसकी पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम ध्यान से पढ़ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर विपिन गोयल वाला आपको ज्वाइन करना है, जिसमें आपके 65-70 हजार से जो है बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आपको एक चीज बता दूं, आप मेरे 2 पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। द पहला वन इज जीएस कोर्स, जिसके अंदर हमारी थ्योरी क्लासेस हैं, और ये यहां पे हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और दूसरा कोर्स आपका नजर आ रहा है जीएस कोर्स के बाद जो नजर आ रहा है आपको 10,000 एमसीक्यू का कोर्स, 10,000 एमसीक्यू का कोर्स नजर आ रहा होगा, और यहां पे भी आप परचेज कर सकते हैं। और 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और जो जीएस कोर्स है इसके अंदर वीआईपी 500 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको जो डिस्काउंट चल रहा होगा उससे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कूपन को यूज करके जो 500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा, जो आपका ऑलरेडी चल रहा होगा उसके अलावा, ठीक है। ये आप कोड यूज करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। और घर पे बैठे जी अपनी प्रिपरेशन करते रहो, और 10,000 एमसीक्यू में मंथली भी है जी, ईएमआई भी अवेलेबल है, तो परचेज कर सकते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी करंट अफेयर्स देखते रहा करो, अच्छा लगता है मुझे भी कि अगर आप देखते हैं उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।